नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है लर्निंग इफेक्ट में। आज हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता एवं सापेक्ष विद्युतशीलता। इससे पहले हम कूलाम के नियम में परमिटिविटी को देख चुके हैं। हम जानते हैं कि आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं और इस बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। यह बल दिया जाता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूले से, जिसमें एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यानी कि ये परमिटिविटी वैक्यूम और एयर के लिए है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो स्थिर वैद्युत बल है ये माध्यम पे निर्भर करता है। ठीक है, अनलाइक ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, किन्हीं भी पिंड या फिर किन्हीं भी मास को हम किसी भी माध्यम में रख दें, उन दोनों के बीच में बल हमेशा बराबर रहेगा। परंतु स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम बदलने के साथ यह बल भी बदल जाता है। इसलिए हम इस फॉर्मूले को और जनरलाइज कर देते हैं। हर माध्यम के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन माध्यम की परमिटिविटी है। ठीक है, हर माध्यम की अलग परमिटिविटी होगी। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूम या फिर एयर के लिए फोर्स था, हमने उसको F0 दिखा दिया। तो अब ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट हवा अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, माध्यम, जिस माध्यम में हम आवेशों को रख रहे हैं या जिस माध्यम में आवेश हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ से हम किसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से क्या डिनोट कर रहे हैं, एप्सिलॉन से क्या डिनोट कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मूले में देख लिया कि चलो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है। अब हम इसको समझे कैसे। ठीक है, परमिटिविटी की मीनिंग कैसे समझें। तो हम ये देख सकते हैं कि परमिटिविटी किस शब्द से बना है, परमिशन, परमिशन, परमिटिविटी। ठीक है, तो कोई मटेरियल अपने अंदर से फोर्स को जाने की कितनी परमिशन दे रहा है। ठीक है, फोर्स को जाने का अलाउ कर रहा है या नहीं अलाउ कर रहा है। मान लो हवा है। ठीक है, तो हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ें सेम रहे, सेपरेशन सेम रहे, आवेश की मात्रा सेम रहे, तो हवा में ज़्यादा फोर्स है। और अन्य माध्यम में जैसे पानी में ले लिया तो वो फोर्स कम हो जाता है। तो यही परमिशन है कि कोई माध्यम अपने अंदर से फोर्स को जाने का कितना अलाउ कर रहा है। अलाउ करना या परमिशन का मतलब ये नहीं है कि परमिटिविटी बढ़ रही है तो फोर्स भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। जब परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स कम होता है। ठीक है, परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। अगर हम आवेशों को ऐसे माध्यम में रख दें जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे फोर्स कम आएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये आगे के कॉन्सेप्ट में समझेंगे हम। जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये चीज़ भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी और हायर स्टडीज़ में और क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माध्यम पे निर्भर करता है। ये तो हो गया परमिटिविटी का बेसिक। ठीक है, बेसिक देख लिया हमने। अब परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को समझना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब हम आगे 12th में कई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनसे संबंधित टॉपिक्स में हमको परमिटिविटी दिखता रहेगा। ठीक है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी अब तो दिखती रहेगी, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। माना हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2। Q1 को पॉइंट A पे रखा है और Q2 को पॉइंट B पे रखा है। इन दोनों आवेशों के मध्य का माध्यम है एयर या वैक्यूम, वायु या फिर निर्वात। तो माध्यम हो गया वायु या निर्वात। तो पहली सिचुएशन ये हो गई, Q1 Q2 दोनों के बीच की सेपरेशन हो गया R और माध्यम हो गया एयर। अब हम क्या करते हैं, दूसरी सिचुएशन में इस पूरे सिस्टम को उठा के रख देते हैं वाटर में। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में हमारे पास माध्यम था एयर, दूसरी सिचुएशन में हो गया वाटर, और तीसरी सिचुएशन में हम लेते हैं कि माध्यम है ग्लास। बाकी अन्य चीज़ें नहीं बदलनी है, जैसे Q1 Q2 का परिमाण नहीं बदलेगा, तीनों माध्यम में परिमाण सेम रहेगा, दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम रहेगा। ठीक है, A और B के बीच की दूरी
तीनों कंडीशन में सेम रहेगी। ठीक है, तो हमने माध्यम बदल दिया, तो हमने ये पाया कि जैसे ही हम आवेशों को एयर के अलावा, एयर या वैक्यूम के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखते हैं तो फोर्स में कमी आने लग जाती है। ठीक है, जैसे ही आवेशों के मध्य का माध्यम बदलता है, ठीक है, एयर के अलावा कोई अन्य माध्यम आता है तो आवेशों द्वारा लगने वाले बल में कमी आ जाती है, जबकि अन्य पैरामीटर सेम है, परिमाण सेम है, आवेशों का बीच का सेपरेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, ये सब चीज़ें सेम है, केवल माध्यम बदला है। F नॉट वो बल है जब माध्यम एयर या फिर वैक्यूम है। ठीक है, माध्यम वायु या निर्वात है तो हमने डिनोट किया F नॉट। इसी प्रकार एफ डब्ल्यू वो बल है जब माध्यम डब्ल्यू है यानी वाटर है, और एफ जी वो बल है जब माध्यम ग्लास है। तो हर कंडीशन में एफ नॉट बड़ा है। ठीक है, एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ डब्ल्यू। जैसे ही माध्यम हमने एयर से वाटर किया तो बल हो गया कम, इसी प्रकार एयर से हमने माध्यम किया ग्लास तो भी बल हो गया कम। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एम। जो बल एयर या वैक्यूम में लग रहा है वो हमेशा ज़्यादा है किसी अन्य माध्यम में लगने वाले बल से। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल मिलेगा हमें वो सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, मैक्सिमम बल हमको एयर या वैक्यूम में मिलेगा, कोई अन्य माध्यम होगा तो वो वाला बल एयर या माध्यम वाले बल से कम ही होगा। ठीक है, अगर हम परमिटिविटी के लिए देखें तो एयर या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी, जो कि हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, वो परमिटिविटी हमेशा सबसे कम होगी। ठीक है, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होगी और किसी अन्य माध्यम की परमिटिविटी एयर या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो फोर्स अधिकतम लगेगा एयर या वैक्यूम में और परमिटिविटी न्यूनतम होगी एयर या वैक्यूम की। निर्वात या वायु में बल का मान अधिकतम है और विद्युतशीलता का मान न्यूनतम है। देखिए, परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स कम होगा, विद्युतशीलता बढ़ रही है और बल का मान कम हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात में विद्युतशीलता है जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी में सबसे न्यूनतम मान ये एप्सिलॉन नॉट ही है, इससे कम परमिटिविटी का मान नहीं होता है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे न्यूनतम मान ये एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12, इससे न्यूनतम मान नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का ये मान 8.85 × 10⁻⁻12 ये केवल एसआई यूनिट सिस्टम में है। अब जैसे ही यूनिट सिस्टम बदलेगा तो एप्सिलॉन नॉट का भी मान बदल जाएगा। जैसे सीजीएस यूनिट सिस्टम में या फिर एफपीएस में अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो दूसरा आएगा। तो एक समस्या तो ये है कि हमको हर यूनिट सिस्टम में अलग एप्सिलॉन नॉट का मान याद करना पड़ेगा। फिर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट तो केवल वायु में क्या है, परमिटिविटी का मान है। अब कोई और माध्यम हुआ, जैसे माइका हो गया, जल हो गया, ग्लास हो गया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है हमारे पास, इसमें परमिटिविटी का मान याद करना भी एक कठिन कार्य है। तो इस काम को आसान करने के लिए कि हमको अलग अलग यूनिट में अलग अलग मान याद ना करना पड़े और हमारी कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाए, लंबे चौड़े मान हमको याद ना करना पड़े, इसके लिए हमको एक नया तरीका चाहिए और यही तरीका है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक कंपैरिजन है दो चीज़ों का, एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी का एब्सोल्यूट परमिटिविटी से। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी में हम ये देखते हैं कि किसी पदार्थ की या किसी मटेरियल की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कितने गुना है। ठीक है, डिवाइड किया ना तो हमें ये पता चल गया कि मीडियम की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कितना गुना है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि किसी की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। ठीक है, किसी पदार्थ की, किसी मटेरियल की परमिटिविटी 2 है, तो इसका मीनिंग होगा कि उस पदार्थ की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की
ट्वाइस है, दुगनी है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है आगे हमारा। एप्सिलॉन नॉट को साइड ले जाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास जो कूलाम का फॉर्मूला होता है ये कुछ इस रूप में आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पहले हमने देखा था कि केवल एप्सिलॉन आ गया था, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन था, तो ये एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम ही थी। तो अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन जो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम थी उसकी जगह हमने एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट लिया है। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार रिलेटिव परमिटिविटी से हमें ये पता चलता है कि किसी माध्यम की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी से या फिर एयर की परमिटिविटी से कितने गुना है, कितने टाइम से। अब हम देखते हैं वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, अब हम तुलना ही वायु की परमिटिविटी से कर रहे हैं, है ना। हम वायु की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं दूसरों की परमिटिविटी, तो हमको वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता 1 माननी पड़ेगी। तो एक तो तरीका समझने का ये हो गया कि वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता हमने 1 मानी है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरों को बता रहे हैं, दूसरे माध्यम की परमिटिविटी बता रहे हैं। या फिर अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम वायु के लिए निकालें तो एप्सिलॉन एम की जगह, ठीक है, मीडियम भी हमारा यहाँ पे क्या आ गया, वायु आ गया, तो एप्सिलॉन एम की जगह हमें एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और आ जाएगा 1। तो वायु की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। अब अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमें परमिटिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, यानी मीडियम की परमिटिविटी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हम इस फॉर्मूले से मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हमें पता है, ये हमें गिवन है, तो हम ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता के लिए अगर देखें तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, तो जितनी हमको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यही आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य माध्यम के लिए भी ले सकते हैं, जैसे जल के लिए देखें तो जल की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है 81। तो अगर हम जल की परमिटिविटी निकालें इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो बहुत ईजी है, यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 81। ठीक है, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, कहीं पे भी रख सकते हैं। एप्सिलॉन, हमें एप्सिलॉन एम निकालना है, एप्सिलॉन डब्ल्यू निकालना है, तो ई आर मतलब एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी ज्ञात कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। इसी प्रकार मान लो कि अब हमने चार्ज को या आवेश को रख दिया मेथेनॉल में। मेथेनॉल की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है 30, तो फिर हम मीडियम का हम परमिटिविटी निकाल सकते हैं मेथेनॉल की एप्सिलॉन नॉट इंटू 30। तो इस प्रकार से हम सभी मीडियम की निकाल सकते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहीं कहीं पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परावैद्युतांक कहते हैं, खास करके जब हम कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, विद्युत धारिता पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही लिखा होता है। तो वहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का ही अलग नाम है। अब हम ये देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, क्यों रिलेटिव परमिटिविटी को परमिटिविटी से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। माना हमारे पास आवेशों का सिस्टम है, Q1 Q2 आवेश है। अब हम इसको उठा के वाटर में रख देते हैं। पहले माध्यम एयर था, पहले माध्यम वायु थी, अब माध्यम जल हो गया। हम जानते हैं कि जल की रिलेटिव परमिटिविटी होती है 81। तो फोर्स में कितनी कमी आएगी, फोर्स भी 81 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी गुना फोर्स कम हो जाता है जब हम हवा से किसी अन्य माध्यम में आवेशों को रखते हैं, तो उनके मध्य का फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें मेथेनॉल का, मेथेनॉल की रिलेटिव परमिटिविटी थी 30, तो फोर्स भी 30 गुना कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिलेटिव परमिटिविटी गुना फोर्स कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है कि F मीडियम
इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एप्साइलन आर, ठीक है। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है। तो इस रिलेशन को अब हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए, जब एयर का फोर्स क्या होता है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार मीडियम के लिए क्या बन जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास मिलेगा एफ नॉट अपॉन एफ एम, ठीक है। सब कट जाएगा, बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, सब कट जाएगा, एप्सिलॉन एन ऊपर चले जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल होता है एप्सिलॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ये याद रहेगा तो हम ये सारी प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, याद करने का तरीका इसमें, जो चीज़ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो ऊपर है, जो चीज़ ज़्यादा है वो ऊपर है, क्योंकि मीडियम में फोर्स हमेशा कम होता है ना। तो मीडियम का फोर्स नीचे है, ठीक है, और मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ऊपर है। तो याद करने का तरीका ये भी है, जो बड़ी क्वांटिटी है वो हमेशा ऊपर है, ठीक है, क्योंकि एयर में फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए ऊपर है, और मीडियम में परमिटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए ये ऊपर है। अब हम इसको रिलेशन को अलग अलग करके भी देख सकते हैं, जैसे एफ ओ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, मतलब हमने इसको हटा दिया, केवल इसको देख लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इसमें एक चीज़ ये नोट करने की है कि रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये केवल एक नंबर है, ठीक है, इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता है, ये केवल एक नंबर होता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं।